Today we are discussing about chapter 3 doubt clear classes means जो भी आपका सिलेबस हुआ है चैप्टर 3 से रिलेटेड आज उसी को हम रिवाइज करेंगे मीन्स आपके जो डाउट है उन्हें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, बट वहाँ थोड़े डाउट थे बच्चों के। ठीक है, आज वो डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स होता क्या है? इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। मीन्स स्ट्रेंथ कैसी एबिलिटी है जिसमें हमारी मसल्स या मसल ग्रुप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है या फोर्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं तो मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या है? ये वॉल है। ठीक है, मसल्स क्या है यहाँ वर्क कर रही हैं। ठीक है, मसल्स क्या लगा रही हैं? उसके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रही हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है हमारी? इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने फिर उसके बाद में बात की थी स्ट्रेंथ के टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर 1 की बात करूंगा मैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। हम जो सिंगल मसल एफर्ट में, सपोज करो सिंगल मसल एफर्ट क्यों बोला है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं जैवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो की बात करता हूं, वहां क्या यूज हो रहा है? सिंगल मसल एफर्ट यूज हो रहा है। ठीक है, क्या है? सिंगल मसल एफर्ट यूज होता है मींस इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम मसल या मसल ग्रुप। ठीक है, एक ऐसे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं जहां पर हमारा सिंगल मसल्स एफर्ट लग रहा है। जैसे मैं जैवलिन थ्रो की बात करता हूं, जब हम जैवलिन थ्रो करते हैं, आपने कभी देखा है जैवलिन थ्रो में कि एक बार हम फोर्स लगाते हैं या 2 बार लगाते हैं? सिंगल मसल एफर्ट है, क्या है? एक बार में ही फोर्स लगा के थ्रो करते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, सेकंड वन चलते हैं। सेकंड है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जैसे मैंने पहले का मैक्सिमम स्ट्रेंथ का एग्जांपल दिया है जैवलिन थ्रो। थ्रोइंग इवेंट में ज्यादा यूज होता है जहां पर सिंगल मसल एफर्ट यूज हो रहा है। जैसे आपका जैवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है। ठीक है, लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में भी यूज होता है। ठीक है, अब आता है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? ये स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन है। मींस ऐसी एक्टिविटी या हम ऐसे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं जहां पर स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों यूज हो रहे हैं। मींस कंबाइंड एक्टिविटी होती है। ये कैसी एक्टिविटी होती है? कंबाइंड एक्टिविटी होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी भी स्प्रिंट रेस में, जो स्प्रिंट रेस होती है उसके स्टार्ट में ये दोनों चीजें यूज होती हैं। वहां कौन सी चीज यूज हो रही है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज हो रही है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, जब हम रन अप लेके आते हैं तो वहां कौन सी स्ट्रेंथ यूज होती है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस मींस ये एंडोरेंस और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। मींस ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेंथ भी लगानी है और एंडोरेंस मींस फटीग कंडीशन में वर्क भी करना है। एंडोरेंस क्या है हमारा यहाँ पर? एंडोरेंस मींस क्या होता है कि हम फटीग कंडीशन में जो वर्क करते हैं वो हमारा एंडोरेंस होता है। ठीक है, मींस स्ट्रेंथ एंडोरेंस में किस टाइप की एक्टिविटी होती है? जैसे मैं बात करूं मैराथन रेस या लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस,
ठीक है। एक तरह की ये क्या होता है, मीन्स ये उस टाइप की एक्टिविटी होती है जहां इंटेंसिटी लो रहती है, ठीक है, पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लॉन्गर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी की। सेकंड कंपोनेंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अराउंड द जॉइंट मूवमेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है आपकी, अराउंड द जॉइंट जो आपकी मूवमेंट होती है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। की बात कर रहे थे हम, ठीक है। टू टाइप्स की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी के टू टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बात करी एक्टिव या पैसिव की। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी पे, ठीक है। ऊपर नोट डाउन कर रहा हूं मैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, मींस हम कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं या कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं वो विद एक्सटर्नल हेल्प के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ किसी पार्टनर के साथ कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे हैंड स्ट्रेच कर रहा है पीछे की तरफ पार्टनर, तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग किसमें आती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आती है, ठीक है। नंबर 1 क्या है आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सेकंड वन की बात करते हैं। सेकंड है आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इसके अपोजिट हो जाएगी। मींस पैसिव में क्या कर रहे थे हम एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद पार्टनर कर रहे थे, बट एक्टिव में क्या होगा, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। एक्टिव में क्या होगा, हम जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। फॉर प्रैक्टिकल के लिए मैं दिखा सकता हूं, अगर मैं एल्बो स्ट्रेच कर रहा हूं तो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प कर रहा हूं स्ट्रेचिंग, ठीक है। और भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ये इस टाइप की स्ट्रेचिंग कर रहा हूं, एल्बो स्ट्रेच कर रहा हूं तो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प कर रहा हूं। एक्टिव के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 एक बात करूं मैं स्टैटिक वर्ड आप समझते होंगे, मींस स्टैटिक में आपकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक पोजीशन होती है। जैसे सिटिंग पोजीशन में हम कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड वन है डायनामिक, ठीक है। सेकंड है डायनामिक, ठीक है। डायनामिक में क्या है, डायनामिक मींस हम मोशन में कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जिम्नास्टिक होता है, जिम्नास्टिक में जो एक्टिविटीज होती हैं वो मोशन में होती है और स्ट्रेचिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं हम स्पीड। जैसे मैंने बात की थी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, WBC पे डिपेंड करती है स्पीड। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। स्पीड डिपेंड किस पे कर रही है, WBC पे, कि आपकी बॉडी में WBC की परसेंटेज कितनी ज्यादा है। जैसे आपने सुना होगा जो एक एथलीट होता है वो बाय बर्थ होता है, बनाया नहीं जाता होगा। व्हाइट ब्लड सेल मींस WBC और RBC। अगर मैं इन दोनों पे डिस्कस करूं, WBC को अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, स्लो ट्विच फाइबर, और सॉरी WBC को बोलेंगे फास्ट ट्विच फाइबर, ठीक है, और RBC को स्लो ट्विच फाइबर। इन दोनों से क्या समझ में आएगा, मींस जिसकी बॉडी में WBC ज्यादा होगा वो कोई भी एक्टिविटी करेगा फास्ट मूवमेंट के साथ करेगा, और जो फटीग कंडीशन आएगी उसे वो भी अर्लियर आएगी, जल्दी आएगी, ठीक है। जिसमें WBC ज्यादा होगा वो जिस भी टाइप की एक्टिविटी करेगा वो बहुत फास्ट मूवमेंट में करेगा, मींस पर शॉर्ट टाइम के लिए करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें फटीग कंडीशन जल्दी आएगी। ऐसी इसके अपोजिट बात करूं मैं, RBC की बात करूं, ठीक है। RBC में क्या है, ये स्लो फेस में वर्क करते हैं, मींस जो इनकी एक्टिविटी करने का तरीका होता है वो स्लो होता है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ इंटेंसिटी हाई होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी हाई होगी और यहाँ पर इंटेंसिटी लो होगी आपकी, ठीक है। इंटेंसिटी लो होगी मींस ये लेट वर्क करते हैं, स्लो वर्क करते हैं और स्लो ही फटीग कंडीशन आती है, स्लोली आती है फटीग कंडीशन।
ये फास्ट वर्क करते हैं WBC, और कंडीशन जो फटीग कंडीशन है वो भी जल्दी ही आती है। ठीक है, स्पीड का आपको पता पड़ गया है, कंपोनेंट ऑफ स्पीड हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंडोरेंस की। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बात बाद में करेंगे, इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे हम आपको, क्योंकि ये लास्ट में ही रह गया था। मींस आपको ये डाउट क्लियर कर रहे हैं, फिर इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को। ठीक है, एंडोरेंस की बात करते हैं। बेसिकली एंडोरेंस को क्या बोलते हैं, कुछ पर्सन या कुछ स्टूडेंट या कुछ इंडिविजुअल अपनी लैंग्वेज में स्टैमिना बोलते हैं, पर नहीं, जो वर्ड है वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आरबीसी पे डिपेंड करता है। एंडोरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आरबीसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जिसमें रेड ब्लड सेल ज्यादा होंगे, जैसे आपने सुना होगा अगर किसी में आरबीसी ज्यादा होते हैं तो आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, आरबीसी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, एंडोरेंस क्या है, फटीग कंडीशन में हम कुछ वर्क करते हैं वो हमारा एंडोरेंस होता है। हम कोई भी वर्क अगर फटीग कंडीशन में करते हैं वो हमारा एंडोरेंस होता है। इसके दो टाइप होते हैं, नंबर 1 शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, सेकंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। ठीक है, जैसे मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, बहुत से गेम्स या एक्टिविटी ऐसी होती है उसमें कुछ टाइम के लिए आपको एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। वैसे सभी गेम के लिए, अगर मैं आउटडोर एक्टिविटी की बात करूं या आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करूं, तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट सभी यूज होते हैं। ठीक है, देखिए चलिए मैं शॉर्ट टर्म बात करता हूं, मींस कुछ टाइम के लिए वहां एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बात करूं, हॉकी की बात करूं, हॉकी की बात करता हूं, फुटबॉल की बात कर रहा हूं। ठीक है, हॉकी या फुटबॉल की बात कर रहा हूं, क्या है, हॉकी में शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टर्म एंडोरेंस यूज होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एंडोरेंस यूज हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज हो रहा है। सपोज करो किसी प्लेयर ने बॉल को पिक किया है और जाके गोल कर रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए ही उस एक्टिविटी ऐसी आई कि फटीग कंडीशन में उसे रनिंग करनी पड़ रही है। ऐसी मैं फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल में क्या है, फुटबॉल में तो एक और रीजन है। देखिए हॉकी में क्या है, हॉकी में टाइम आउट मिलता है हमें, पर फुटबॉल में तो एक ब्रेक ही मिलता है। ठीक है, टाइम आउट नहीं मिलता। में आपने देखा होगा 45 मिनट का हाफ होता है, बीच में कोई भी टाइम आउट नहीं मिलता है। तो इस टाइम पीरियड में अगर प्लेयर के पास स्ट्रेंथ एंडोरेंस नहीं होगा तो वो अच्छा गेम नहीं खेल सकता है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट टर्म हो गया है, शॉर्ट टर्म कहाँ यूज हो रहा है, मेनली आपका हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में यूज हो रहा है। यहाँ एक छोटे टाइम के लिए आपको एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। सेकंड है आपका लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस में क्या है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है या फटीग कंडीशन आती है आपको, फटीग कंडीशन के बाद में वर्क कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप सुबह से वर्क कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, अगर कोई रनिंग कर रहा है, सपोज करो उसे 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 2 राउंड के बाद में ऐसी कंडीशन आती है कि फटीग कंडीशन आ गई है, वो पूरा थक गया है, आगे वो रनिंग नहीं कर सकता। अगर उसने 4 राउंड कंप्लीट नहीं किए, सपोज करो कोई चीज आपको कोई प्रैक्टिकल क्वालिफाई करना है, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो 2 राउंड के बाद में मींस फटीग कंडीशन आ गई है, उसके बाद में जो रनिंग करता है वो एंडोरेंस एक्टिविटी में आता है। ठीक है, यहाँ लॉन्ग टर्म कहाँ यूज होगा आपका, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस कहाँ यूज हो रहा है आपका, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस साइकिलिंग में यूज होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में यूज होगा, मैराथन रेसेस में यूज होगा। ठीक है, स्विमिंग में यूज होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट कंपोनेंट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में, इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, कंपोनेंट है आपका फिजिकल फिटनेस का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मींस nowadays coordinative ability is used in place of agility। चलिए, पहले जो वर्ड यूज होता था एजिलिटी यूज होता था,
एजिलिटी मीन्स होता क्या है? एजिलिटी होता है डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट। ठीक है, एजिलिटी क्या है? डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट। जैसे मैं एग्जांपल देके बता सकता हूं आपको, जैसे हम शटल रन करते हैं, ठीक है, शटल रन, ये स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है आपका, ठीक है, 3 लाइनिंग होते हैं आपकी, ठीक है। अगर हम यहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्पीडली जाते हैं, जब लाइन टच करते हैं तो हम अपनी स्पीड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये लाइन टच करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। एकदम हम स्पीड से जाते हैं, वहां जाके स्पीड कम करते हैं, सडनली स्पीड को कम करते हैं, लाइन टच करते हैं, वापस इस लाइन पे आएंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, फिर लास्ट में यहाँ टच करके यहाँ फिनिश करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने खो खो में देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने खो खो में देखा होगा, खो खो में क्या होता है? खो खो में डायरेक्शन चेंजिंग, जैसे आपने जिग जैग रनिंग देखी होगी, जिग जैग रनिंग में क्या है? डायरेक्शन चेंज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्लीज। पहले एजिलिटी यूज होती थी, वर्ड पहले एजिलिटी यूज होता था, बाद में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के नाम से जानते हैं हम इसे, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मेनली डिपेंड ऑन द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस मेन किस पे डिपेंड करती है? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सीएनएस, सीएनएस पे डिपेंड करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्या होता है? हमारी मसल्स या बॉडी ऑर्गन्स को मैसेज कहां से आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैसेज कहां जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर उस बॉडी पार्ट को मैसेज करता है। सपोज करो अगर मुझे ये चोक होल्डर यहाँ से उठाना है, तो सबसे पहले मैसेज कहां जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद में मैं ये चोक होल्डर हैंड से उठाऊंगा, क्योंकि कौन सी मसल्स को मैसेज हुआ है? हैंड की मसल्स को मैसेज हुआ है। तो मेनली डिपेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना क्विक है, ठीक है। आपने बहुत से पर्सन देखे हैं, अगर उन्हें कमांड मिलती है, जैसे हम असेंबली में कमांड देते हैं स्टैंड अप, तो बहुत से बच्चे एक साथ उठते हैं, पर बहुत से बच्चे वो बहुत लेट रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, उनका रिएक्शन लेट होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। आगे चलते हैं। The coordinative ability are those ability of an individual which enable the individual to do various related activities, ठीक है, properly as well as efficiently। means देखिए रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक सिंपल रिएक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सिंपल रिएक्शन है, जैसे आपको पता है कि, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पर और सामने से दिखाई दे रहा है हमें 100 या 200 मीटर पहले से कि रेड लाइट है, तो वहां हमारा रिएक्शन कैसा होगा? सिंपल रिएक्शन होगा। अगर सपोज करो आप ग्रीन लाइट पे क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी साइड से कोई रेड लाइट जंप कर देता है, तो उस टाइम आपका रिएक्शन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ रही है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ क्या है? डिपेंड क्या करता है? आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वो रिएक्शन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। जैसे मैं 100 मीटर स्प्रिंट रेस की बात करूं, 100 मीटर स्प्रिंट रेस में क्या होता है? अगर सपोज करो एथलीट, अगर देखो 2 टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं, क्लैपर से स्टार्ट कर सकते हैं या गन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर गन से हम साउंड देते हैं या सिग्नल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है एथलीट जिसे जो साउंड दे रहा है उसकी तरफ देखता है। एथलीट क्या करता है? एथलीट कानों से सुनता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। और 100 मीटर स्प्रिंट रेस में वो ही जीतता है जिसका रिएक्शन टाइम अच्छा होता है। 100 मीटर रनिंग में वो ही विनर होता है जिसका रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, मींस जो सबसे पहले पिकअप ले लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर अकरेंसी, रिदमिक फ्लो एंड कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। देखिए बहुत सी एबिलिटी होती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। गेम्स और स्पोर्ट्स में क्यों यूज होती है? बहुत से गेम ऐसे होते हैं, जैसे मैं बास्केटबॉल की बात करता हूँ। बास्केटबॉल में क्या है? हम लेग से रनिंग कर रहे हैं, हैंड से बास्केट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 से ज्यादा पार्ट एक साथ वर्क कर रहे हैं।
जैसे मैं जंप शूट की बात करूं, हैंडबॉल में जंप शूट होता है, तो देखिए आई कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, आंखों से क्या देख रहे हैं कि हम लाइन के पास आए हैं, पैरों से क्या है जंप कर रहे हैं, और हैंड से क्या है थ्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है कोऑर्डिनेशन है। जैसे आपने सुना होगा आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो आंखों से क्या है बॉल को देखेगा, उसके बाद में हाथों से ही तो बैट चलाएगा। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई लेग कोऑर्डिनेशन, तो ये किस पे डिपेंड करती है, आपके कोऑर्डिनेशन पे, बॉडी ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड कर रही है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक है। दिस एबिलिटी कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज बैलेंस, सबसे पहला क्या है बैलेंस एबिलिटी, सेकंड है रिदमिक एबिलिटी। कुछ वर्क होते हैं आपने देखा होगा रिदम में करते हैं, जैसे मैं एरोबिक एक्सरसाइज की बात करूं, म्यूजिक के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी के साथ एक्सरसाइज करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें किसकी जरूरत पड़ रही है हमें, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की जरूरत पड़ रही है। उसमें किसकी जरूरत पड़ी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की जरूरत पड़ी है। फिर आता है आपका अडेप्शन एबिलिटी, मीन्स हम किसी चीज को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मीन्स जैसे कोई ट्रेनिंग लोड है, ठीक है, ट्रेनिंग लोड आपको स्टार्टिंग में आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, पर जैसे जैसे हमारा ट्रेनिंग पीरियड आगे चलता रहता है तो ट्रेनिंग लोड बढ़ता रहता है, ठीक है ना, हमारा ट्रेनिंग लोड बढ़ता रहता है और हमारी बॉडी उसे अडेप्ट करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन एबिलिटी। अभी बात करी थी हमने, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, सिंपली अगर आपको कोई भी कमांड मिलती है तो आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो कौन सी एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, यूजुअली द ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। देखिए अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो जो आपके मूवमेंट होंगे वो ग्रेसफुल होंगे, स्मूथ होंगे। अगर मैं बात करूं, अगर हम वॉकिंग भी कर रहे हैं, अगर वॉकिंग में भी आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, बहुत से पर्सन है क्या वॉकिंग करते हुए इधर उधर ध्यान रहता है, सामने नहीं देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो परफेक्ट वॉकिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आपको आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जरूरी है, आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी जरूरी है। सपोज करो जैसे हमारी ये वीडियो क्लास चल रही है, बहुत से बच्चे हैं उन्होंने सुना और एकदम उसके ऊपर रिएक्ट किया, ठीक है, बहुत से बच्चे हैं सुनने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मेन काम किसका है, नर्वस सिस्टम का है। अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंप्रूव है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, बॉडी पार्ट का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो सारी एक्टिविटी आपकी ग्रेसफुल होंगी, मूवमेंट अच्छे होंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट है आपका फिजिकल फिटनेस का। आगे चलते, डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। देखिए गेम्स और स्पोर्ट्स में मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, सबसे ज्यादा ये एबिलिटी कहाँ यूज हो रही है, स्प्रिंट रेस में, ठीक है। खो खो में मैंने बताया, खो खो में डायरेक्शन चेंज होते हैं, या आपने भी कभी कोई एक्टिविटी की है, जैसे मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल में आपने एक्टिविटी की है, जैसे मैं जिग जैग रन की बात कर रहा हूं, जिग जैग रन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, हमें जिग जैग रन करने में हमें स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते। ये आता कैसे है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इंप्रूव कैसे करते हैं हम, प्रैक्टिस से। आपने बहुत से पर्सन देखे होंगे प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, जैसे मैं किसी भी एक, मैं विराट कोहली की बात करूं, जैसे विराट कोहली का ट्रेडमार्क शॉट जो है वो कवर ड्राइव है, वो कवर ड्राइव का अगर उसे बॉल मिलता है तो वो आंख बंद करके भी उस शॉट को मार देता है। किस वजह से मार देता है, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। सभी की एक क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्वालिटी अलग होती है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में होता है ना एक मेजर शॉट या फेवरेट शॉट, तो वो क्या होता है उसमें उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये आपकी डाउट क्लियर क्लास थी, वैसे सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलनेस की भी बात की थी हमने पहली क्लास में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलनेस पहले प्रीवियस क्लास में हो गया है, ठीक है। जैसे कि डाउट क्लियर क्लास है तो सारे टॉपिक हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। अगर मैं बात करूं फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस में क्या आता है, फिजिकल वेलनेस की हमने बात की थी कि कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी पोस्चर डिफॉर्मिटीज नहीं है, ठीक है। सेकंड है सोशल वेलनेस, सोशल वेलनेस में हमने बात की थी कि वो सोशली फिट नहीं होते कुछ पर्सन,
ठीक है। कुछ पर्सन की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है, ठीक है। और जो मेन होते हैं, जो सोशली फिट होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल, मीन्स जो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें इमोशनली वेल भी होना है। बहुत से पर्सन होते हैं शॉर्ट टेम्पर होते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में फिजिकल का भी यूज होगा, सोशल का भी यूज होगा। सोशल का क्यों यूज होगा कि आप एक टीम में यूनिटी बना के, ठीक है। नेक्स्ट इमोशनल मीन्स अपने इमोशन कंट्रोल करते हैं। देखो जो हाई डिग्री वाले मैच होते हैं, मीन्स जो मैच बड़े टफ होते हैं, उनमें क्या अपने इमोशन कंट्रोल करने होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में अगर मैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बात करूं, नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में जैसे हमने डिस्कस किया था कि बहुत से पर्सन होते हैं वो देख के स्किल्स जल्दी सीख जाते हैं, या जो उनकी माइंड या मेंटल एबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, अच्छे व्यूज होते हैं, अच्छे थॉट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस मीन्स अगर जैसे अभी जो कंडीशन चली कोविड-19 वाली की, जो हमारी सेविंग है, ठीक है, या जो हमें मनी मिलती है, जो हम मनी रखते हैं, उसे हमें सेव करना चाहिए, सेविंग में रखना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो आपकी भी खर्च है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैसे उठाने चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं उठाने चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप पोल्यूशन एरिया में रहते हैं तो आपके वेलनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट दो टाइप का, एक आपके सोसाइटी या घर के इन्वायरमेंट की भी बात करूं, अगर वहाँ हर टाइम स्ट्रेस या टेंशन है तो उससे भी आपकी वेलनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट वन मैंने जो बात की थी न्यूट्रिशनल वेलनेस, अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उससे भी आपकी वेलनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रैक्टिकल क्लास, जो ट्यूसडे को है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास में आप रेडी रहना मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको एक्सरसाइज किए हुए। तो हम सब एक साथ प्रैक्टिकल लेंगे या प्रैक्टिकल क्लास होगी, उसमें एक एक्सरसाइज का सेशन बनाया मैंने, ठीक है। तो सब एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज की जो डाउट क्लियरिंग क्लास थी या डाउट क्लियर करे मैंने जो आपके, ये आप एंड होती है, ठीक है।